साथियों, आप सभी का इस प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ, एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के टेस्ट देख रहे हैं या प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा कराए गए टेस्ट सीरीज में से एक टेस्ट पेपर को यहाँ पर देखेंगे, जिसके पहले पार्ट में 70 क्वेश्चन को और नेक्स्ट पार्ट में शेष बचे हुए 70 प्रश्नों को हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो आपसे अनुरोध है, यदि आपको वीडियो पसंद आता है, तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि व्यापार संतुलन अभिलेख में शामिल किया जाता है। व्यापार संतुलन अभिलेख अर्थात बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, में क्या शामिल किया जाता है? तो केवल दृश्य व्यापार के विवरण को इसमें शामिल किया जाता है, ये सही है। केवल अदृश्य व्यापार के विवरण को नहीं, अदृश्य व्यापार के विवरण को अर्थात जिसमें सेवा आती है उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। सी, एक निश्चित समयावधि में किसी देश के माल के निर्यात मूल्य से जो गुड्स हैं उनके निर्यात मूल्य से आयात मूल्य घटाकर जो अवशेष बचता है, ठीक है, उसको इसमें शामिल किया जाता है। तो पहला ए और सी दोनों को शामिल किया जाता है। इस प्रकार से डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, किसी देश के व्यापार संतुलन अर्थात बैलेंस ऑफ ट्रेड से तात्पर्य एक निश्चित समयावधि में उस देश द्वारा माल के निर्यात जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो माल के निर्यात मूल्य से आयात मूल्य जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, मतलब खरीदते हैं, आयात मूल्य घटा करके अवशेष से है। इसमें केवल वस्तुओं के आयात निर्यात का विवरण होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही विवरण होता है। वस्तुओं के मतलब गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का विवरण होता है, सेवाओं का नहीं। सर्विसेज के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं उसका विवरण नहीं होता है। अर्थात व्यापार संतुलन का संबंध केवल दृश्य व्यापार से होता है, यह ध्यान रखिएगा। अगला है एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, एमआरटीपी। एमआरटीपी इंग्लिश में नाम है द मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, एमआरटीपी, को किस समिति के सुझाव पर समाप्त कर दिया गया था? देखिए, इसे ये जो अधिनियम है इसको केजी दास गुप्ता समिति की सिफारिश पर 1970 में लागू किया गया था। ये जो केजी दास गुप्ता समिति है इनकी सिफारिश पर 1970 में लागू किया गया था, परंतु प्रश्न पूछ रहा है समाप्त कब किया गया था। तो इसको एस बी एस राघवन समिति के सुझाव पर वर्ष, जो कि समिति आपकी 2000 की थी, ठीक है, इस समिति के सुझाव पर इसे समाप्त कर दिया गया था। और एमआरटीपी के स्थान पर 2003 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अर्थात कह सकते हैं कंपटीशन कमीशन का जो है गठन किया गया। अगला है शाख मुद्रा में वृद्धि होती है जब नगद कोषानुपात CRR जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, हिंदी में कहते हैं नगद कोषा अनुपात। तो शाख मुद्रा में वृद्धि होती है जब नगद कोषा अनुपात क्या होता है, जब ये घटता है, बैंक से जब घटाता है मतलब आरबीआई, तो शाख मुद्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है। देखिए, नगद कोषानुपात या CRR किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह भाग होता है जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है। इसकी दर जितनी कम होगी उतना ही कम पैसा आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा और उतना ही अधिक पैसा बैंकों के पास ऋण देने के लिए या साख के रूप में मौजूद होगा। तो बैंकों की साख सृजन या साख मुद्रा क्षमता उतनी ही अधिक हो जाती है जितनी CRR कम होती है। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां दी गई हैं शोध संस्थान और स्थित के बारे में, शोध संस्थान और स्थित के संबंध में। तो देखिए, इसे हमें मिलान करना है। राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है? तो ये आपका एक सेकेंड, ये आपका हैदराबाद में, कहां पर है? हैदराबाद में, ठीक है। तो इसे दो से मिला दीजिए। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र, इंग्लिश में कहें तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, ये कहां पर है? धनबाद में है, तो वन से मिलाइए। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, ये कहां पे है? चंडीगढ़ में। कहां पर है? चंडीगढ़ में है, तो चार से मिला दीजिए। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेस, ये कहां पर है? ये बेंगलुरु में है, तो आप इसे तीन से मिला दीजिए। तो 2143 बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक व्यक्ति जो काम की तलाश नहीं कर रहा है उसे समझा जाता है क्या? उसे ना ही अल्प बेरोजगार, ना ही मौसमी बेरोजगार, ना ही संरचनात्मक रूप से बेरोजगार, क्योंकि वो काम की तलाश ही नहीं कर रहा तो बेरोजगार कैसे हुआ? ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, यहाँ डी ऑप्शन में देखिए, सामान्य रूप से बेरोजगारी का आशय उत्पादन कार्य में न लगे होने से है। एक व्यक्ति जो कोई भी उत्पादन ना करना चाहे अथवा जो काम की तलाश नहीं कर रहा उसे ऐच्छिक बेरोजगार कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे ऐच्छिक बेरोजगार या वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड कहते हैं।
अल्प बेरोजगार वे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत काम मिलता है किंतु उनकी क्षमता अनुसार पूरा काम नहीं मिलता है। मौसमी बेरोजगार वे होते हैं जिनको वर्ष के कुछ दिनों या महीनों में काम मिलता है, उसके बाद काम नहीं मिलता है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र में जो संरचनात्मक रूप से बेरोजगार हैं, इसके बारे में बात करें तो औद्योगिक क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के संक्षिप्त नामों के बारे में उपबंध किया गया है? तो देखिए, अनुच्छेद 200 393 अनुच्छेद 393 में आर्टिकल 393 में भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम दिया गया। इसके अनुसार इस संविधान का संक्षिप्त नाम क्या है? भारत का संविधान। वहीं अनुच्छेद 361 में क्या है? राष्ट्रपति और राज्यपालों के को संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 395 में क्या है? इसमें भारतीय संविधान का यह अंतिम अनुच्छेद है। इसमें भारतीय संविधान के प्रारंभ होने पर भारत शासन अधिनियम 1935 तथा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के समापन या निरसन का प्रावधान है। और अनुच्छेद 394 का में क्या है? तो इस राष्ट्रपति द्वारा संविधान का हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ प्रकाशित कराने का प्रावधान है। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का प्रश्न है, तो देखिए, अभिकथन दिया गया है कि राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। बिल्कुल सही है, संविधान संशोधन पर। ठीक है, तो कथन यहां पर सही है। कारण 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को ऐसा करने के लिए बाध्य कर दिया गया है। नहीं, ऐसा जो है 42वें के द्वारा नहीं, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो कथन सही है परंतु कारण गलत है। देखिए, संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 368 ये संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है वो असत्य है? नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो देखिए, कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। ये सकारात्मक प्रकृति होते हैं, सही है। ये स्वतः लागू होते हैं, नहीं, ये स्वतः लागू नहीं होते, इसलिए बी ऑप्शन सही जगह। ये गैर न्यायोजित होते हैं, ये भी सही है आपका। मतलब आप कोर्ट में इसको फुलफिल कराने के लिए नहीं जा सकते हैं। ये समाजवादी प्रकृति के होते हैं, ये भी सही है। देखिए, संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निषेध तत्वों का उल्लेख किया गया है। यह विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इनकी प्रकृति सकारात्मक होती है। राज्य नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखते हैं। ये गैर न्यायोचित होते हैं, ये गैर न्यायोचित होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। वे ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, अतः ये समाजवादी हैं। ये स्वतः लागू नहीं होते क्योंकि इन्हें लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा? यह कथन था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ठीक है, आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग के बारे में जो संविधान में आर्टिकल है वो है 148। ठीक है, इसमें इस पद की इसके स्वतंत्र पद की व्याख्या की गई। कैग के स्वतंत्र पद की व्याख्या की गई इस आर्टिकल में। जो कैग होता है यह लोक वित्त का संरक्षक होता है, लोक वित्त का संरक्षक होता है। आगे बढ़ते हैं, सहकारी समितियों के संबंध में, सहकारी समितियों के संबंध में अर्थात इंग्लिश में कहें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन असत्य हैं? दो कथन यहां पर दिए गए हैं। तो पहला देखिए, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। बिल्कुल, यह कथन सही है। दूसरा, किसी सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 31 से ज्यादा नहीं होगी, यह कथन आपका गलत है। तो यहाँ पे केवल बी वाला अर्थात दूसरा कथन गलत है। देखिए, अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 सहकारी समितियों को संवैधानिक संरचना प्रदान करता है। इसके तहत संविधान में एक नया खंड 9B और आर्टिकल 243 243ZH से लेकर के 243ZT जोड़ा गया। इसने सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया। इसमें राज्य विधानमंडल द्वारा तय की गई संख्या के अनुसार बोर्ड के निदेशक होंगे, लेकिन किसी सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या जो है वो 21 से अधिक नहीं होगी। कितनी? 21 से अधिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जन घनत्व के मामले में तीसरे स्थान पर है? तो कौन सा है? इन चारों में देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व या जन घनत्व कहां पे है? गाजियाबाद में है।
दूसरे नंबर पे वाराणसी है और तीसरे नंबर पे लखनऊ आता है। ठीक है, लखनऊ तीसरे नंबर पे आता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। रामगंगा नदी गंगा में किस जिले में मिलती है? तो रामगंगा नदी गंगा नदी में उत्तर की ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है और रामगंगा नदी बिजनौर जिले में प्रवेश करती है तथा कन्नौज के निकट बिजनौर जिले में प्रवेश करती है और कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए, कन्नौज में प्रवेश करती है बिजनौर में, परंतु मिलती कहां पे? कन्नौज में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो देखिए, रिहंद परियोजना, ये रिहंद नदी पर है, केवल यूपी की है। राजघाट बांध परियोजना, ये बेतवा नदी पर है, यह उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। गंडक परियोजना, ये उत्तर प्रदेश तथा बिहार की संयुक्त परियोजना है। आगे बढ़ते हैं, दो सूचियां दी गई हैं संग्रहालय और उनकी स्थिति के बारे में हमें सुमेलित करना है। तो आप देखें यहाँ पर लोक कला संग्रहालय फोल्क आर्ट म्यूजियम, ये कहाँ पर है? लखनऊ में, वन से मिला दीजिए। भारत कला भवन संग्रहालय, भारत कला भवन म्यूजियम या संग्रहालय वाराणसी में है, तो 2 से मिलाइए। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय गवर्नमेंट आर्कोलॉजिकल म्यूजियम, ये कहाँ पर है? ये आपका कन्नौज में है, 3 से मिला दीजिए। रानी महल संग्रहालय या रानी महल म्यूजियम, ये कहाँ पर है? झांसी में है, तो 4 से मिला दीजिए। 1 2 3 4 ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? चूने के पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? चूने के पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? इसे क्रस्ट मैदान कहते हैं, क्रास्ट मैदान कहते हैं। ठीक है, जबकि लोएश मैदान क्या होता है? हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू से निर्मित मैदान को लोएश मैदान कहते हैं। और संप्राय या पीनी प्लेन्स होता है, ये क्या होता है? समुद्र तल के निकट स्थित मैदान जिनका निर्माण नदियों के अपर्दन के फलस्वरूप होता है, उसे संप्राय मैदान कहते हैं। जबकि ग्लेशियल मैदान क्या होते हैं? ग्लेशियल प्लेन, ये हिम के जमाव से निर्मित मैदान होते हैं। अगला है शोलफ तारा क्या है? शोलफ तारा क्या है? तो शोलफ तारा जो है यह गंधयुक्त धुआंरा होता है, गंधयुक्त एक धुआंरा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। देखिए, धुआंरे जो होते हैं, धुआंरे ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम अवस्था के प्रतीक होते हैं। इनसे गैस व जलवाष्प निकलती रहती है। गंधयुक्त तथा सल्फर युक्त धुआंरे को शोलफ तारा कहा जाता है। अलास्की के कटमई पर्वत को हजारों धुआंरों की घाटी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, विषु विषु वह स्थित है जब, विषु अर्थात यूकिनेक्स स्पेलिंग क्या हो जाएगी? QUINOX, यूकिनेक्स अर्थात हिंदी में विषु कहते हैं। विषु क्या है? तो देखिए, विषु वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर क्या पड़ती हैं? लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, विषु पृथ्वी की वह स्थिति जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर लंबवत पड़ती हैं और सर्वत्र मतलब हर जगह दिन और रात बराबर होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग का कारक नहीं है इन चारों में से? तो आप देखें, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये तीन के तीनों तो ग्लोबल वार्मिंग के कारक हैं। ठीक है, परंतु एरोसोल जो है ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है। एरोसोल हवा में लटके तरल व ठोस कण होते हैं जो 1 से 10 माइक्रोन आकार के होते हैं। ये सूर्य विकिरण के परावर्तन को बढ़ा करके एल्बिडो में वृद्धि करते हैं, जिसके कारण ग्लोबल कूलिंग की संभावना बनती है। मतलब ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं। इनकी उत्पत्ति ताप बिजली घरों, स्वचालित मोटर वाहनों तथा घरों में जीवाश्म ईंधन, लकड़ी, उपले आदि के दहन के फलस्वरूप होती है। अगला है, सासाकावा पुरस्कार किस चीज से संबंधित है? तो सासाकावा पुरस्कार जो है पर्यावरण से संबंधित है। यह यूएनईपी अर्थात यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा 1986 में पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय योगदान के लिए दिया जाता है। 1986 से यह व्यक्ति एवं संस्था दोनों को प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिए, सासाकावा पुरस्कार निम्नलिखित में से किसकी स्थापना अमेरिका द्वारा अलास्का में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करने के लिए की गई थी? किसकी स्थापना? ग्रीन पीस की स्थापना। देखिए, ग्रीन पीस की स्थापना 1971 में 1971 में कनाडा के वैंकूवर में हुई थी। यह तत्कालिक रूप से अमेरिका द्वारा अलास्का में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करने के लिए स्थापित की गई थी, किंतु बाद में इसका उद्देश्य व्यापक रूप से पर्यावरण की सुरक्षा हो गया। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, सिल्वीकल्चर क्या है? तो सिल्वीकल्चर जिसमें फसल और ईंधन का
पेड़ उगाया जाता है। देखिए फसल फसल और ईंधन का पेड़, ये आपका होता है सिल्वीकल्चर। जबकि फसल, फल तथा वृक्ष, ये है एग्रो हार्टिकल्चर। और पेड़, चारागाह तथा पशु सिल्वी पास्चुरल है। फसल, फल, ईंधन का पेड़, ये एग्रो हार्टी सिल्वीकल्चर है। आगे बढ़ते हैं। ऑयल जैपर क्या है? ऑयल जैपर ये बैक्टीरिया होते हैं। ऑयल जैपर ऐसे पांच बैक्टीरियाओं के समूह को दिया गया नाम है जो कच्चे तेल एवं तेलीय पंख को तीव्रता से अवक्रमित कर देते हैं। ठीक है। इस समूह के बैक्टीरिया तेल में मौजूद हाइड्रोकार्बन यौगिकों को अपना भोजन बनाते हैं तथा उसे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में, मतलब वाटर में, रूपांतरित कर देते हैं। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन जो है वो सत्य है? दो कथन दिए गए हैं। पहला है, असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, इसमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली अवस्थित है, ये भी आपका सही है। ठीक है, ये भी सही है। तो दो के दोनों कथन सही, सी ऑप्शन। अगला है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तो आप यहाँ देखिए, बुलर झील कहाँ पे है? ये बुलर झील आपका जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी पर बना है। ये एक गोखुर झील है। क्या है? एक ओ बॉक ऑक्सबो लेक है, ये गोखुर झील है। यह भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, बुलर झील। बेम्बनाद झील वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। देखिए, वेम्बनाद झील केरल में स्थित इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है, जहां पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता आयोजित होती है। वहीं लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित एक क्रेटर झील है जो उल्कापिंड के गिरने से बनी है। तो यहाँ पे सभी के सभी क्या है? सुमेलित है। निम्न में से किसे प्रकृति का गुर्दा कहा जाता है? किसे प्रकृति का गुर्दा कहते हैं? तो आर्द्र भूमियों को, जो वेटलैंड्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है। दो सूचियां दी गई हैं एल्युमिनियम कंपनी और उनकी स्थिति कहां पर है, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो आप देखें यहां पर बाल्को कहां पे है? कोरबा में। बाल्को कोरबा में है तो 4 से मिला देंगे। नाल्को कहां पे है? दामन जोड़ी में, 3 से मिला दीजिए। हिंडाल्को कहां पे है? हिंडाल्को रेणुकूट में है, 1 से मिला दीजिए। इंडाल्को कहां पे है? जेके नगर है, 2 से मिला दीजिए। तो 4 3 1 2 ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं। 27 क्या है? पूर्वी भारत में हरित क्रांति के पर्याप्त प्रसार न होने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था? देखिए, जोत का छोटा आकार होना, पूंजी का अभाव, सिंचाई व्यवस्था का अपूर्ण विकास, ये कारण थे, परंतु संरचनात्मक एवं संस्थागत विकास ना होना ये कारण नहीं था। देखिए, का विकास मतलब संरचनात्मक और संस्थागत विकास ये कारण नहीं हो सकता, ये इसका विकास न होना कारण होगा। ठीक है, इसका विकास नहीं था, ये कारण था। देखिए, हरित क्रांति से आज 1966 में भारतीय कृषि में उन्नत बीजों के उपयोग से है, जिससे कृषि उत्पादन व कृषि उत्पादकता में तीव्र वृद्धि संभव हो सकी। यह क्रांति सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकसित हुई, किंतु पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका पर्याप्त प्रसार नहीं हो सका, जिसके कारण से छोटे जो जोत थे उनका आकार छोटा होना, पूंजी का अभाव, सिंचाई व्यवस्था का पूर्ण विकास, संरचनात्मक और संस्थागत विकास का न होना, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 4 घटनाक्रम है, इन्हें व्यवस्थित करना। देखिए, इनमें सबसे पहले आता है आपका बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन आपका 1905 में, तो 2 रखिए पहले। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है, 1 रखिए। इसके बाद सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907 में होता है, तो 4 रख दीजिए। और सबसे लास्ट में रविन्द्रनाथ टैगोर का नोबेल पुरस्कार आता है 1913 का, तो इसे 3 रख दीजिए। तो 2 1 4 3 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भूमध्य सागरीय जलवायु निम्नलिखित में से किस क्षेत्र या प्रदेश की प्रमुख विशेषता है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु जो है आपकी कहाँ पर पाई जाती है? यूएसए के कैलिफोर्निया में। जबकि रूस के साइबेरिया में शीत शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। बांग्लादेश के ढाका में क्या पाई जाती है? यहाँ पे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती है। जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्ण मरुभूमि पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, बीमारियां हैं। मायोग्लोबिन का संबंध किससे है? पेशी कोशिका से। इसका संबंध है, 4 से मिलाइए। कर्कट रोग का संबंध विकिरण चिकित्सा से है, 1 से मिला दीजिए। सर्वगंधा का संबंध प्रशीतक से है, तो 2 से मिलाइए। हीमोग्लोबिन का संबंध जो है ऑक्सीजन परिवहन से, 3 से मिला दीजिए। तो 4 1 2 3 अर्थात
डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है कहाँ पर? देखिए, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है और कहीं पर भंडारित होता है। कहाँ पर भंडारित होता है? तो यकृत अर्थात जो लीवर होता है, लीवर अर्थात यकृत में जाकर के भंडारित होता है। ठीक है, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर या यकृत है। यह रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संचित रखता है और आवश्यकता पड़ने पर यह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल करके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं। किसकी फसलें हैं? तो ये अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं मक्का की। तो ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तब स्त्रावित होता है जब रुधिर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? तब कौन सा होता है? पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन। देखिए, पैराथायराइड ग्रंथ थायराइड ग्रंथ के ठीक पीछे स्थित होती है। जो थायराइड ग्रंथ होती है, जो कि आयोडीन की कमी से इससे संबंधित समस्या होती है, तो पैराथायराइड ग्रंथ थायराइड ग्रंथ के ठीक पीछे स्थित होती है। इससे दो हार्मोन पैराथायराइड एवं कैल्सीटोनिन स्त्रावित होता है। ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन तब स्त्रावित होता है जब रुधिर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जबकि जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तब कैल्सीटोनिन हार्मोन स्त्रावित होता है। ध्यान रखिएगा, जब कमी हो जाती है तो पैराथायराइड हार्मोन, और जब अधिकता हो जाती है तो कैल्सीटोनिन हार्मोन स्त्रावित होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है? मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है कौन सा है? तो इसमें ग्लूकोज जो है ये मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक पदार्थ होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं 1:2:1 में होते हैं। ठीक है, शरीर की ऊर्जा आवश्यकता की 50 से 70% मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों से होती है जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। मोनोसेक्राइड जैसे कि ग्लूकोज है आपका, यहाँ पे मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट ही पूछा है तो ग्लूकोज है। डाइसेक्राइड में आपका सुक्रोज आ जाएगा, सुक्रोज है, लैक्टोज है और माल्टोज, ये आपका डाइसेक्राइड है। जबकि स्टार्च जो होता है वो पॉलीसेक्राइड होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां दी गई विटामिन और उनसे संबंधित रोगों के बारे में। तो देखिए, साइनोकोबाल्मिन इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है, तो 2 से मिलाइए। वहीं कैल्सीफेरॉल की कमी से रिकेटस होता है, 1 से मिला दीजिए। टोकोफेरॉल की कमी से जनन शक्ति में कमी होती है, 4 से मिला दीजिए। राइबोफ्लेविन की कमी से त्वचा का फटना होता है, तो 3 से मिला दीजिए। तो 2143 डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 क्या है? निम्नलिखित को उनकी स्थापना वर्ष के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। 4 संस्थाएं हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में होती है, तो सबसे पहले 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना NG रनाडे ने 1867 में की थी, तो आपका पूना सार्वजनिक सभा 1 आ जाएगा। फिर सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1875 में की थी, 1873 में, 1873 में, तो 2 आ जाएगा। फिर आर्य समाज आता है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में इसकी स्थापना की गई थी, तो 4 आ जाएगा आपका। 3124 बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से असत्य कथन है? 2 कथन दिए गए हैं, 2 कथन दिए गए हैं। देखिए, असत्य कथन है विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी, ये कथन सही है। ठीक है, दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेशवग कहा जाता था, वेशवग कहा जाता था, तो था। दूसरा, मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेशवग कहा जाता था, सही। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही, कोई असत्य नहीं, इसलिए डी ऑप्शन। 1852 में स्थापित इनाम कमीशन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य भूमि संबंधी विवेचना करना था। भूमि संबंधी विवेचना। देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने सन 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता लगाकर उन्हें छीनना था। आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन साम्राज्य में राजकीय आय से संबंधित करों के संबंध में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन एक सही सुमेलित नहीं? देखिए, सीता क्या होता था? राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता कहते थे। बलि एक प्रकार का भू राजस्व था। हिरण नगद कर होता था। जबकि प्रणय जो है, प्रणय क्या होता था? ये निशुल्क श्रम में बेगार नहीं होता था। प्रणय आपातकालीन कर को प्रणय कहा जाता था। ठीक है, जबकि जो निशुल्क श्रम एवं बेगार था इसे विष्टि कहते थे, विष्टि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। 1908 में सेवा सदन की स्थापना 1908 में सेवा सदन की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? बहराम जी मालाबारी के द्वारा। 1908 में बहराम जी मालाबारी के द्वारा
मुंबई में सेवा सदन की स्थापना की गई थी। ठीक है। राधाकांत देव की बात करें तो 1830 में राधाकांत देव द्वारा धर्म सभा की स्थापना की गई थी। वहीं शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा क्या किया गया था? 1807 में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा जो है देव समाज की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है 41 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक देश की सीमा यूक्रेन से नहीं लगती है? यूक्रेन काफी चर्चित प्लेस है, देश है। यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी सीमा रूस से, बेलारूस से, पोलैंड से, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया मोल्दोवा इत्यादि देशों से लगती है, परंतु इसकी सीमा ऑस्ट्रिया से नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जापान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है? तो जापान में बहने वाली गर्म और शुष्क हवा का नाम क्या है? इसका नाम है यामो। क्या नाम है? यामो। जबकि काराबुरान ये मध्य एशिया में चलने वाली धूल भरी आंधी है, तारिम बेसिन में। ठीक है। शिराको क्या है? यह सहारा मरुस्थल के उत्तर की ओर भूमध्य सागर में बहने वाली गर्म शुष्क एवं रेत भरी पवन है। वहीं फॉन आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे बहने वाली पवन है। अगला है कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 265 265 में दिया गया है। अतः कोई कर समुचित विधानमंडल द्वारा लगाया जा सकता है, न कि कार्यपालिकी या प्रशासकीय आदेश द्वारा। ठीक है। देखिए उल्लेखनीय के 265 जो है आर्टिकल 265 कर लगाने का प्रतिषेध करता है, शुल्क लगाने का नहीं। आप कर नहीं लगा सकते पर शुल्क वसूल सकते हैं बिना विधान बनाए हुए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय राज्य सूची के अंतर्गत शामिल नहीं है? राज्य सूची के तहत तो देखिए इसमें इन चारों में से जो दंड प्रक्रिया संहिता है इसको समवर्ती सूची के तहत रखा गया। दंड प्रक्रिया संहिता को समवर्ती सूची के तहत रखा गया है, जबकि पुलिस, विधि तथा व्यवस्था, कारागार राज्य सूची के विषय हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण के अंदर शामिल नहीं किया जाता है? तो देखिए जीव जंतुओं और वनस्पतियों का उनके प्राकृतिक आवास में जो संरक्षण होता है उसे ही स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। जैसे कोई जंगली पेड़ है तो उसको वहीं पे संरक्षित किया जाएगा जंगल में, ना कि आप घर पे लाकर संरक्षित करेंगे। ठीक है। स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, जैव मंडल आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, और वन्यजीव अभ्यारण्य को भी शामिल किया जाता है। ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, आगार, वन्यजीव अभ्यारण्य। वनस्पति उद्यान, जो वनस्पति उद्यान होता है वो जैव विविधता के बाह्य स्थानीय संरक्षण के तहत आता है, बोटैनिकल गार्डन जिसे कहते हैं इंग्लिश में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं परियोजना और उससे संबंधित वर्ष? देखिए टाइगर परियोजना 1973 की है, हाथी परियोजना 1992 की है, गैंडा परियोजना 1987 की है, परंतु हिम तेंदुआ परियोजना 2010 की नहीं 2009 की है। 2009 की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। ये क्या है? राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति अनुवांशिक संसाधन केंद्र, राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति अनुवांशिक संसाधन केंद्र अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? तो ये देखिए आपका उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में अवस्थित है। ठीक है। ये उड़ीसा में अवस्थित है। नेशनल मैंग्रोव जेनेटिक रिसोर्स सेंटर। आगे बढ़ते हैं। और ये आपका इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के तहत आता है। जैव विविधता अभिसमय किस एक सम्मेलन के अंतर्गत अंगीकृत किया गया था? तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के तहत, 1992, जो कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से असत्य कथन है? यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यह ओजोन परत संरक्षण संबंधित है, सही है। यह एक गैर बाध्यकारी समझौता नहीं, ये बाध्यकारी समझौता है। ये एक बाध्यकारी समझौता है। तो पहला सही, दूसरा गलत है। भारत ने सन 1992 में इस पर हस्ताक्षर किए थे, ये कथन आपका सही है। तो पहला, तीसरा सही, दूसरा केवल गलत है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ये पास जो हुआ था सितंबर 1987 को, परंतु भारत ने सिग्नेचर किया है 92 में। 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना शामिल है। किस एसडीजी गोल में शामिल है? तो यह जो है एसडीजी 13 में, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना एसडीजी 13 में शामिल है। निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सत्य है। विनिपेग नगर गेहूं की मंडी है तो विश्वविख्यात है। विनिपेग कनाडा में है, सही है। विनिपेग यूरेशिया क्षेत्र में स्थित नहीं, तो पहला सही, दूसरा गलत है।
तो सत्य ए ऑप्शन। विश्व की सबसे बड़ी शीशा जिंक की सुलीवान खान कहाँ स्थित है? सुलीवान खान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कनाडा में। विश्व की सबसे बड़ी सीसा जिंक की सुलीवान खान आपकी कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया जो जगह है वहां पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, संसार विश्व का जिंक और शीशे का विशाल निक्षेप कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में है। अगला है धन विधेयक के संबंध में। धन विधेयक के संबंध में या मनी बिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, एक कथन जो है वो असत्य है? देखिए आप, यह केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, सही कथन है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है, इसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं होगा क्योंकि उसकी रजामंदी से ही पेश किया जाता है। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं सही है। राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन तक ही अपने पास रोक सकती है, ये भी सही है। केवल बी वाला सही नहीं है, इसकी परिभाषा जो है आर्टिकल 110 में दी गई है। आगे बढ़ते हैं। निम्न निगमों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है भारतीय संविधान के भाग और उसमें क्या उपबंध किया गया है? तो देखिए, भाग 9 का पंचायतों संबंधित नहीं है, ये नगर पालिका संबंधित है। भाग 9 जो है वो पंचायतों संबंधित है, जबकि 9 का नगर पालिका से, जबकि 9 का सहकारी समितियों से संबंधित है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से। तो ए वाला सही नहीं है। भाग 15 निर्वाचन से, भाग 17 राजभाषा से। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं राज्य और लोकसभा सीटों की संख्या, इन्हें सुमिलित करना। तो देखिए, राजस्थान में कितनी है? 25 है। राजस्थान में 25 4 से मिलाइए। छत्तीसगढ़ में कितनी है? 11 है, 3 से मिला दीजिए। मध्य प्रदेश में कितनी है? 29 है, 2 से मिलाइए। पश्चिम बंगाल में कितनी है? 42 है, तो 1 से मिला दीजिए। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला, किसी सदन का स्थगन उसके पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है, सही है। किसी एक या दोनों सत्रों का सत्रावसान जो है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्या है? निम्नलिखित पदाधिकारियों में से किस एक के शपथ का प्रारूप संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत नहीं दिया गया है? तो देखिए, जो तीसरी अनुसूची है इसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, संसद के सदस्य, भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक, ठीक है, संसद के सदस्यों व संघ के मंत्रियों, राज्य विधानमंडल के सदस्यों व मंत्रियों तथा भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को दिलाए जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है तीसरी अनुसूची में, जबकि राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 में दिया गया। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है अनुच्छेद और विषय के संबंध में? तो देखिए, अनुच्छेद 105 संसदीय विशेषाधिकार, अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, अनुच्छेद 114 बजट नहीं है, बजट 112 में है, ठीक है। 131 में क्या है? उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता है, जबकि 114 में क्या है? इसमें विनियोग विधेयक है। क्या है? विनियोग विधेयक है, याद रखिएगा। एप्रोप्रिएशन बिल इंग्लिश में कहते हैं। अगला है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा या से नीति निषेध तत्व जोड़े गए? यहाँ पे 4 के बारे में बात की गई। तो देखिए, समान आचार संहिता ये नहीं है, ये इसमें आपका शामिल नहीं है। पहला हटा दी। शोषण से बच्चों या वयस्कों की सुरक्षा, ये अनुच्छेद 39(4) के तहत जोड़ा गया है, ठीक है। 39(4) या 39(39)(f). सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 का या ए हो जाएगा। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये आपका आर्टिकल 43 का में है, आर्टिकल 43 का में है, ठीक है। तो 2 3 4 ये शामिल है, बी ऑप्शन। अगला है, राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है को वापस लिया जा सकता है संसद के साधारण बहुमत के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों तथा उनके वंश के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं शासक और उससे संबंधित वंश में? तो देखिए, खिज्र खां सैयद वंश का था, अलाउद्दीन सिकंदर शाह तुगलक वंश का था, अलाउद्दीन सिकंदर शाह। नासरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का था। कैकुबाद क्यूमर्स ये खिलजी वंश का नहीं था, ये गुलाम वंश, कैकुबाद क्यूमर्स ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था। तो यहाँ पर डी सही नहीं है। शाहजहां ने किसे गुण समुंदर की उपाधि दी थी? शाहजहां ने अपने समय के प्रमुख संगीतज्ञ लाल खां को, किसको? लाल खां को गुण समुंदर की उपाधि दी थी। तो सी ऑप्शन। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है? निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है? तो इन चारों को देखिए। भारत में सबसे पहले प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात रही है, तो नगर संस्कृत 1 से मिलाइए।
फिर लोहे का ज्ञान वैदिक काल से प्रारंभ होता है। लोहे का हल तो 4 से मिला दीजिए। इसके बाद आपका आता है चांदी के सिक्के। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चांदी के सिक्कों का प्रचलन मिलता है, तो 3 हो जाएगा। फिर सोने के सिक्कों का प्रचलन हिंद यवन शासकों द्वारा किया जाता है, तो ये 2 हो जाएगा। 1 4 3 2 ए ऑप्शन। निम्नलिखित त्रिपिटकों में से किस एक में बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है? तो किसमें मिलता है? अभिधम्म पिटक में। किसमें? अभिधम्म पिटक में मिलता है। देखिए, बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह अभिधम्म पिटक में मिलता है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 भागों में बांटा गया। जो विनय पिटक है, विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं हैं। शुद्ध पिटक में धार्मिक सिद्धांत है और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत। ध्यान रखिए, शुद्ध पिटक में धार्मिक सिद्धांत है, जबकि अभिधम्म पिटक में क्या है? दार्शनिक सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा रामायण की रचना तमिल भाषा में रामायणम के नाम से की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो ये रचना की गई थी कंबन के द्वारा। किसके द्वारा? कंबन के द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी किस सल्तनतकालीन शासक का सेनापति था? तो ये सेनापति था किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसकी राजधानी लाहौर थी। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक कादरी सिलसिले का अनुयायी था? कादरी सिलसिले का। तो दारा शिकोह जो था वो कादरी सिलसिले का अनुयायी था। इस संप्रदाय के प्रवर्तक अब्दुल कादिर जिलानी थे। कौन थे? अब्दुल कादिर जिलानी। इस संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध संत थे शेख मीर मोहम्मद या मियां मीर हुए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला है, मुगल शासन व्यवस्था में भूमि माप के लिए प्रयुक्त लोहे की कणों से युक्त बांस की छड़ कहलाती थी क्या? इसे क्या कहते थे? तनब कहते थे। तनब, इसे तनब कहते थे। जबकि जरीबाना क्या होता था? जरीबाना जरीब से भूमि मापने वाले कर्मचारी का शुल्क। खूत क्या होता था? खूत जो है ये गांव का राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी खूत कहलाता था। तकावी सरकार द्वारा किसान को दिए जाने वाला कृषि ऋण था। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? तो देखिए, एरातेश्वर मंदिर, कोरंगनाथ मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर ये चोलों से संबंधित है। जबकि कैलाशनाथ मंदिर का संबंध जो है राष्ट्रकूट शासकों से है। देखिए, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। यह एलोरा के मंदिरों में अपनी आश्चर्यजनक शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिक्का अकबर द्वारा नहीं चलाया गया था? इन चारों में से कौन सा अकबर ने नहीं चलाया था? देखिए, रहस, शशब, इलाही, ये तीनों सिक्के जो हैं अकबर ने चलाए थे। तीनों सोने के सिक्के थे, रहस, शशब और इलाही। जबकि जो निसार सिक्का था, निसार सिक्का जो है आपका डी ऑप्शन वाला, ये जहांगीर के द्वारा चलाया गया तांबे के सिक्का था। क्या था? जहांगीर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था, जो रुपए के चौथाई मूल्य के बराबर होता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 70 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।